Hello students, this is Sunny Dev and I already finished chapter 1. Today I am going to start next chapter of history, that means second chapter of history class 7, that is kings and kingdoms in early medieval period. तो पिछले चैप्टर में बताए थे कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है, हिस्ट्री में जो चेंजेस हुआ है मिडाइवल इंडिया में, वो इंडिया का नाम जो सब कंटिनेंट का चेंज होते रहा उसके बारे में डिस्कस किए। किस तरह से इंडिया के जो मिडाइवल पीरियड था उसको दो डिवाइड किया गया था। तो दो पार्ट था, एक अर्ली मिडाइवल पीरियड था और एक लेटर मिडाइवल पीरियड था। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अर्ली मिडाइवल पीरियड। अब ये अर्ली मिडाइवल पीरियड में क्या था कि क्लास 6 में ऑलरेडी डिस्कस किए होंगे, आप लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके होंगे कि हर्षवर्धन के टाइम पीरियड के बाद क्या हुआ कि जो देखा जाए तो गुप्ता पीरियड के बाद से ही कि धीरे धीरे छोटे छोटे किंगडम्स में बढ़ना स्टार्ट हो गया। लेकिन जब मेन पावर जो नॉर्थ में था हर्षवर्धन का डिक्लाइन होने के बाद ही छोटे छोटे किंगडम्स में बढ़ना स्टार्ट हो गए और जो जमींदार थे, लैंडलॉर्ड्स थे, सामंत थे, ये सब अपने आप को इंडिपेंडेंट करना शुरू कर दिया। अब इंडिपेंडेंट किस मामले में किया कि इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया कि इंडिपेंडेंट किस मामले में किया, तो इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया घोषणा करना शुरू कर दिया कि अब राजा के हम सामंत नहीं रहे, राजा के गुलाम हम नहीं रहे। तो अब सामंत की बात करते हैं तो सामंत क्या था, एक अभी वर्ड मैंने बताया सामंत। ये सामंत क्या था, तो लोकल लैंडलॉर्ड्स और जमींदार्स ही सामंत कहलाता था। तो जो सामंत थे, जमींदार्स थे, लैंडलॉर्ड्स जो भी थे, वो सब अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया कि हम इंडिपेंडेंट है, हम किसी के अधीन काम, अब जो राजा के अधीन कर रहे थे वो राजा कि अब राजा ही नहीं रहा तो जो लोकल लोग काम करने वाले थे वो कैसे रहेंगे। तो अपने आप को घोषणा कर दिया कि हम यहाँ के राजा बनेंगे, इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक है, तो ये तो पहला टॉपिक क्लियर हो चुका है कि पहला पॉइंट क्या था कि ओरिजिन ऑफ द न्यू किंगडम। बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक का, तो ओरिजिन ऑफ द न्यू किंगडम। ये न्यू किंगडम्स बना कैसे, अब जैसे कि एक मेन सेंटर पर जो पावर था, जो किंग था, अब किंग के समाप्त होने के बाद ये कार्यक्रम शुरू हुआ हर्षवर्धन के बाद कि हर्षवर्धन जब डेथ हुआ, हर्षवर्धन का जब डेथ हुआ लगभग 750 एडी के बाद छोटे छोटे जो स्मॉल किंगडम्स थे वो स्टार्ट कर दिया इंडिपेंडेंट होना, अपने आप को फ्री घोषित कर दिए, हम स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है और यहाँ के हम राजा, यहाँ के हम रूलर है। तो ये घोषणा स्टार्ट हो गया। उसी में से एक इम्पोर्टेंट जो है वो नॉर्थ इंडिया में दो आता है, एक आता है प्रतिहार, जिसको लोग गुर्जर प्रतिहार भी कहते हैं, गुर्जर प्रतिहार। दूसरा आता है पाल, जिसको हम बोलते हैं पालाज, पाल डायनेस्टी। और तीसरा आता है राष्ट्रकूटाज, तो ये इस चैप्टर में मेनली जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स डिस्कशन करना है वो तीन के बारे में। वो कौन कौन से हैं, तो गुर्जर प्रतिहार एक है, गुर्जर प्रतिहार शॉर्ट में प्रतिहार डायनेस्टी भी कहा जाता है। क्लियर है। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद हो गया पाल डायनेस्टी, उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद हो गया राष्ट्रकूट डायनेस्टी। तो क्लियर हो गया। तो अब क्या है, तो ये तीनों में से एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गुर्जर प्रतिहार के बारे में कि जो गुर्जर प्रतिहार था इसके क्या था। तो गुर्जर प्रतिहार की बात करते हैं तो ये 750 के बाद से तो पूरा कंप्लीट हो चुका, लेकिन ये AD 725 में, AD 725 में
तो गुर्जर प्रतिहार का AD 725 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और इसको इस्टेब्लिश करने वाले कौन थे? तो ये पावर जो मेन रूप से कहाँ आया? तो ये अवंती या तो हम इसको बोलते हैं राजस्थान और पार्ट ऑफ गुजरात। तो ये क्या हुआ कि गुर्जर प्रतिहार जो थे वो कहाँ पर आए? तो ये अवंती, इसको राजस्थान में है, और पार्ट ऑफ गुजरात। तो मेन ये मेन रीजन था। और नागभट्ट फर्स्ट के लीडरशिप में, नागभट्ट फर्स्ट, ये जो नागभट्ट फर्स्ट थे इसका फाउंडर, गुर्जर प्रतिहार के फाउंडर कौन थे? यहाँ पर लिख देते हैं कि जो गुर्जर प्रतिहार के फाउंडर थे वो नागभट्ट फर्स्ट थे। तो नागभट्ट फर्स्ट जो किसका फाउंडर बने? तो गुर्जर प्रतिहार का। और इसमें जो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो किंग थे, जो रूलर थे, इसको लोग बोलते हैं भोज। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेरी, ये कहावत जो बना है, इस बना है मिहिर भोज। तो ये कौन थे? तो ये मिहिर भोज की बात करते हैं। तो ये सबसे जो फेमस थे यहाँ के, यानी कि जो गुर्जर प्रतिहार का जो फेमस लीडर थे वो थे मिहिर भोज थे। तो क्या हुआ कि ये तो कब, ये जो रूलर बने 725 में नागभट्ट फर्स्ट, और नागभट्ट फर्स्ट क्या हुआ कि 725 से रूल करना स्टार्ट कर दिए थे। ओके। और क्या हुआ कि ये जो फेमस जो राजा थे भोज फर्स्ट, वो 836 में आए गद्दी पे। कब बने राजा? 836 में, 836 AD था। और ये लगभग रहे कब तक? तो 885 तक। इतना साल तक इसके बीच में क्या हुए कि मिहिर भोज राजा बने। इसी को बोलते हैं भोज फर्स्ट। क्या बोलते हैं? भोज फर्स्ट कहा जाता है। तो इनका जो एम्पायर फैला हुआ था, फिर ये पूरा जो स्ट्रीच मतलब कि स्प्रेड करते चले गए। इनका जो एक्सटेंड हुआ एम्पायर का मिहिर भोज के, वो कश्मीर से कश्मीर से नर्मदा वैली तक। तो गुजरात के जब नीचे जाते हैं हम लोग, तो वहाँ पर एक नदी बहती है, नर्मदा रिवर। तो ये कश्मीर से लेकर नर्मदा वैली तक क्या था? पूरा फैला हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि इधर ही नहीं, सिर्फ कश्मीर से नर्मदा वैली की बात नहीं करते हैं, ये गुजरात से लेकर के इधर भी फैला हुआ था। वेस्ट से, गुजरात से लेकर के बंगाल तक। चूंकि बहुत सारे पार्ट अपने कब्जे में लेते गए, जीतते गए, और धीरे धीरे अपना जो एम्पायर था उसको बढ़ाते गए। क्लियर? तो ये हो गया मिहिर भोज। तो मिहिर भोज मेन रूप से जो लॉर्ड बोलते हैं डिवोटी थे, लॉर्ड विष्णु के। कौन? मिहिर भोज जो डिवोटी का मतलब क्या होता है? भक्त, परम भक्त जिसको बोलते हैं। ये डिवोटी थे। किसके डिवोटी थे? ये डिवोटी थे लॉर्ड विष्णु के, लॉर्ड विष्णु। तो बहुत सारे राजा हुए, कोई शिव के भक्त थे, तो कोई विष्णु को मानने वाले थे, कोई मतलब कि जैनिज्म को फॉलो करने लग गए थे। तो ये जो लॉर्ड विष्णु के डिवोटी थे, और इन्होंने टाइटल ग्रहण किया था। टाइटल क्या था मिहिर भोज का? अधिवारा। तो जो मिहिर भोज थे, मिहिर भोज का टाइटल क्या था? इनका टाइटल था अधिवारा। अब क्या हुआ कि जब मिहिर भोज मरे, इसके बाद जो आया महेंद्र पाल फर्स्ट। इसके बाद इसको सक्सीड करने वाले कौन थे? तो वो थे महेंद्र पाल फर्स्ट। ठीक है। तो मिहिर भोज के बाद इसको जो सक्सीड किया, मतलब कि इसके बाद जो उत्तराधिकारी बना वो था महेंद्र पाल, जो लगभग 885 से 908 तक रहा। 885 से 908 तक। ये क्या हुआ कि जो महेंद्र पाल का जो टाइम पीरियड था, ये भी अपना एम्पायर क्या करने लगा कि मगध को जो पार्ट था मगध वाला, उस पर कंट्रोल कर दिया, और नॉर्थ इंडिया में और क्या कर दिया? स्प्रेड कर दिया। इन प्रतिहार रूलर्स की बात करते हैं, तो एक जो सबसे लास्ट रूलर था वो था कौन? वो था राज्यपाल। लास्ट रूलर जो था प्रतिहार का वो था राज्यपाल। और ये खत्म कैसे हुआ कि गजनी
जिसको बोलते हैं एक जगह है सेंट्रल एशिया में, तो कहता है महमूद ऑफ गजनी जब 1018 में इंडिया पे अटैक किया था। महमूद ऑफ गजनी जब 1018 में इंडिया पे अटैक किया था तो क्या हुआ कि ये मतलब कि डिक्लाइन कर गया, जो राष्ट्र मतलब कि जो प्रतिहार था, जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी था वो डिक्लाइन कर गया। कब? जब इंडिया पे अटैक किया था महमूद गजनी तब। महमूद ऑफ गजनी या तो मोहम्मद गजनवी इसी को बोलते हैं। तो क्लियर हो गया कि फिर से एक बार देखते हैं गुर्जर प्रतिहार फाउंडेड बाय नागभट्ट फर्स्ट इन 725 AD on the main region of this dynasty are अवंती राजस्थान एंड पार्ट ऑफ गुजरात। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि फेमस राजा बना जिसका नाम था मिहिर भोज। मिहिर भोज जिसको हम लोग भोज ही बोलते हैं। तो ये मिहिर भोज 836 से 885 तक रहा, गद्दी में बैठा राजा बन करके, और ये अपने साम्राज्य को, अपने एम्पायर को एक बहुत लंबे चौड़े एरिया तक फैलाया। उसके बाद इसका जो सक्सेसर हुआ उत्तराधिकारी बना और महेंद्र पाल फर्स्ट बना। और महेंद्र पाल फर्स्ट जो था ये क्या किए, इन्होंने भी मगध और नॉर्थ इंडिया पे क्या कर दिया, कंट्रोल कर दिया। जो सबसे लास्ट रूलर था, हाँ, ये मिहिर भोज डिवोटी थे लॉर्ड विष्णु के, और इन्होंने अधिवारा का टाइटल मतलब उपाधि ग्रहण किया था। और जो लास्ट रूलर थे प्रतिहार डायनेस्टी का वो थे राज्यपाल। और ये राज्यपाल का खत्म कैसे हुआ, तो ये महमूद गजनी जो थे वो 1018 AD में इंडिया पे अटैक किए, और अटैक करने के बाद क्या हो गया कि एक गुर्जर प्रतिहार समाप्त हो गया। तो इसके बारे में देख लिए। अब हम देखते हैं पाल डायनेस्टी के बारे में, तो ये क्या कहता है। पाल डायनेस्टी जो फाउंडर था वो गोपाल था। पाल डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, गोपाल था। तो ये जो पाला डायनेस्टी की बात करते हैं, ये पाला डायनेस्टी जो फाउंडर थे वो गोपाल थे। और ये जो इसको बोलते हैं हम लोग कि ये अपने से राजा नहीं बने, कोई एक राजा के फैमिली से या तो कोई गरीब लोगों की फैमिली से नहीं थे। जो नोबल का मतलब हो गया कि जो कोर्ट में रहने वाले लोग थे, जो से मंत्री वगैरह बहुत सारे हो गए, तो जो कोर्ट में कोर्टिस्ट थे, नोबल्स ने इसको गोपाल को राजा बनाया था। तो ये नोबल्स ने ही उसको क्या कर दिया था, इलेक्ट कर दिया था कि नहीं भाई अब तो राजा मर गया है, चलो कि इशूलेस। अब कैसे, इससे पहले का जो किंग थे, जो रूलर थे, उनका डेथ हो गया, और ये डेथ कैसे हुआ किसी को पता नहीं है। इशूलेस डेथ के बाद गोपाल को नोबल्स कर देते, वहां पर राजा बना दिया। फाउंडेड बाय पाल डायनेस्टी, फाउंडेड बाय गोपाला। पाल डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाल। तो जो पाल डायनेस्टी था इसका फाउंडेशन किसने किया था, तो गोपाला ने किया था। और गोपाला को क्या करता है कि वो जो राजा चुना गया था, क्योंकि राजा की डेथ हो चुकी थी। इशूलेस, क्या इशू था कोई पता नहीं है कि किस इशू के कारण डेथ हुआ था, लेकिन इसके डेथ के बाद जब बना, गोपाल ने पाल डायनेस्टी का एस्टेब्लिश किया, तो उस टाइम जो इसकी कैपिटल थी वो कैपिटल कहाँ बनाया गया, कैपिटल बनाया गया था पाटलिपुत्रा। कैपिटल जो था पाल डायनेस्टी का था पाटलिपुत्रा, जिसको हम अभी जानते हैं पटना के नाम से। पाटलिपुत्रा को क्या बोलते हैं, पटना। इस पाल डायनेस्टी का जो सबसे फेमस जो रूलर थे वो थे धर्मपाल और देवपाल। धर्मपाल एंड देवपाल वर फेमस रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, फेमस रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो पाल डायनेस्टी का जो फेमस रूलर था, जो इम्पोर्टेंट रूलर था, वो कौन कौन थे, तो वो दो नाम आता, एक का नाम था धर्मपाल और एक का नाम था देवपाल। तो ये धर्मपाल देवपाल जो सबसे फेमस रूलर हुए वो पाल डायनेस्टी का। और उन्होंने क्या किया कि इन्होंने
जो इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट्स था पाल एम्पायर को वहां तक बढ़ाया। और ये मेन रूल कहाँ करते थे, तो बिहार बंगाल और उड़ीसा पे, बिहार बंगाल और उड़ीसा पर। तो अब देखिए ये कौन था, पाल डायनेस्टी। पाल डायनेस्टी रूल्ड ओवर बिहार बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ ओडिशा, ओडिशा एंड असम। क्योंकि बंगाल का मतलब सिर्फ बंगाल, वेस्ट बंगाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम असम का भी पार्ट इधर था और बांग्लादेश अलग नहीं था, तो वो बीच में पूरा आ जाता था इंडिया में। तो इस तरह से क्या था कि धर्मपाल देवपाल फेमस रूलर्स थे। और जो मेन पाल डायनेस्टी का जो रूल ओवर था वो कहाँ कहाँ था, तो बिहार बंगाल उड़ीसा और असम के पार्ट्स, कुछ पार्ट्स थे, वहां पे इनका पूरा कब्जा रहता था, किसका, पाल डायनेस्टी का। और हुआ क्या कि लगभग मिडिल ऑफ 12th सेंचुरी, मिडिल ऑफ 12th सेंचुरी, 12th सेंचुरी के मिडिल में क्या हुआ कि एक बंगाल में एक छोटा सा डायनेस्टी था, सेन डायनेस्टी। क्या था, सेन डायनेस्टी। तो जो सेन डायनेस्टी के रूलर्स थे उन्होंने क्या कर दिया, अटैक कर दिया, किसके ऊपर, तो पाल डायनेस्टी के ऊपर। जब अटैक किया तो इस तरह से क्या हुआ कि मिड ऑफ 12th सेंचुरी में पाल डायनेस्टी कोलैप्स कर गया, समाप्त हो गया। तो ये जो सेन डायनेस्टी का जो रूलर थे विजय सेन, कौन थे, विजय सेन, विजय सेन। तो विजय सेन जो सेन डायनेस्टी का फाउंडर थे, जो रूलर्स थे, उन्होंने अटैक कर दिया किसके ऊपर, पाल डायनेस्टी के ऊपर। जब पाल डायनेस्टी के ऊपर अटैक किया तो पाल डायनेस्टी क्या हो गया, समाप्त हो गया। और इसके बाद क्या हुआ कि जब समाप्त हो गया तो इसके बाद क्या हुआ कि समाप्त होने के बाद मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, तो इन्होंने, जानते हैं कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी था, तो नालंदा यूनिवर्सिटी इस टाइम पीरियड में, किसके टाइम पीरियड में, पाल डायनेस्टी के, ड्यूरिंग पाल डायनेस्टी, ड्यूरिंग पाल डायनेस्टी की नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि हर्षवर्धन के द्वारा ही वहां पर बसाया गया था। तो वर्धन डायनेस्टी के दौरान बनाया गया था, लेकिन पाल डायनेस्टी में जो नाम आता है धर्मपाल का, तो धर्मपाल ने कई सारे गांव को दान कर दिया था यूनिवर्सिटी के नाम पर। और इन्होंने क्या किया था कि इसके दौरान, पाल डायनेस्टी के दौरान, नालंदा यूनिवर्सिटी एक फेमस, पूरा वर्ल्ड में फेमस हो चुका था। लेकिन इसका जो फेम, नेम और फेम दोनों क्या था, एक चरम सीमा पे पहुंच चुका था, बहुत यानी कि एक ऊंचाई पे पहुंच चुका था। और एक इज्जत के साथ पूरे दुनिया में पढ़ाई के लिए बिहार का नालंदा यूनिवर्सिटी जाना जाता था। फिर क्या हुआ कि इसके टाइम इन्होंने धर्मपाल, तो ये तो समझ में आ गया कि बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया था। वही किस पे अटैक किए थे, विजय सेन, जो सेन डायनेस्टी था इसको भी खत्म कर दिया। तो समझ में आ गया कि सेन डायनेस्टी पाल डायनेस्टी पे अटैक करके खत्म किया, और सेन डायनेस्टी पे अटैक किया मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। धर्मपाल फाउंडेड द बुद्धिस्ट मोनार्की, द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री किसको बोलते हैं, तो जहां पर बुद्धिस्ट लोग रहते हैं उसको बोलते हैं मोनेस्ट्री। क्या बोलते हैं, मोनेस्ट्री। तो जो मोनेस्ट्री है, मोनेस्ट्री, इसका नाम है विक्रमशिला। विक्रमशिला कहाँ है, विक्रमशिला भागलपुर के पास है। एक यहाँ पे एक मोनेस्ट्री स्टैब्लिश किए थे धर्मपाल ने। आइए फिर बाद में क्या बन गया, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। क्या हो गया, उसी को बोलते हैं लोग विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो ये पूरा वर्ल्ड में उस टाइम नालंदा के बाद इसी का नाम आता था, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का। तो ये था पाल डायनेस्टी। ये क्या था, ये था पाल डायनेस्टी। अगला है प्रतिहार, और पाल क्लियर हो चुका है। इसी टाइम
एक और डायनेस्टी आया था जिसका नाम था राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ये क्या था। राष्ट्रकूट, ये जो राष्ट्रकूटास बोलते हैं, राष्ट्रकूट डायनेस्टी बोलते हैं, तो ये लगभग 753 से 973 एडी तक रहा था। इसका एस्टैब्लिशमेंट किसने किया था? कहता है कि जब गुर्जर प्रतिहार नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में, और नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में गुर्जर प्रतिहार, और जो नॉर्थ में इस साइड में जो बात करते हैं हम लोग, बिहार उड़ीसा साइड में ईस्टर्न पार्ट में, तो पाल डायनेस्टी जब रूल ओवर कर रहा था, तो उसी टाइम नीचे की ओर, यानी कि किसकी ओर? इंडिया के साउथ की ओर डेक्कन था। क्या था? डेक्कन, जहां पे रूल कर रहे थे राष्ट्रकूट। तो नॉर्थ में कौन थे? तो नॉर्थ की बात करते हैं, तो नॉर्थ में थे पाल डायनेस्टी, नॉर्थ में थे, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में थे गुर्जर प्रतिहार राजस्थान वाले पार्ट्स में, और उसी टाइम जो दक्कन का ये जो नीचे का पार्ट था, तो ये साइड जो रूल कर रहे थे वो कर रहे थे राष्ट्रकूट, इसको साउथ इंडिया में बोलते हैं। तो साउथ इंडिया में थे राष्ट्रकूटाज थे, लेकिन राष्ट्रकूट डायनेस्टी के वहां का रूल था। तो जो ये इनिशियली जो क्या था कि जो यानी कि दंती दुर्ग की बात करते हैं, दंती दुर्ग, तो इनिशियली ये किसके अधीन काम कर रहे थे? तो चालुक्य डायनेस्टी में। किसके अधीन थे? चालुक्य डायनेस्टी में थे, और ये एक तरह से यानी कि लॉर्ड के रूप में थे, लैंड लॉर्ड्स के रूप में थे। तो ये क्या कर लिए कि अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिए, फ्री घोषित कर दिए, और क्या बन गए? राजा बन गए। और स्टैब्लिश किया दंती दुर्ग। किसका स्टैब्लिश किया? राष्ट्रकूट का। ये हो गया फाउंडर। तो क्वेश्चन आए कि हु वाज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी देन? तो क्या बोलेंगे लोग? दंती दुर्ग। क्या बोलेंगे? दंती दुर्ग। तो अब ये दंती दुर्ग थे, मेन रूप से क्या थे कि ब्राह्मण से वो क्षत्रिय बन गए। क्या बन गए थे? ब्राह्मण से क्षत्रिय बन गए थे। दंती दुर्ग के बाद कौन आया? इसके बाद आया कृष्णा फर्स्ट। कृष्णा फर्स्ट। तो दंती दुर्ग वाज सक्सीडेड बाय कृष्णा फर्स्ट। अब कृष्णा जो फर्स्ट थे, ये फिर क्या हुआ कि इन्होंने अपना जो मतलब कि एक नाम आता है कृष्ण राय, सुने होंगे। ये कृष्णा फर्स्ट की बात करते हैं, तो कर्नाटक में थे। कहाँ थे? कर्नाटक में। तो कृष्णा फर्स्ट ये अपना जो एम्पायर था बढ़ा के कहाँ तक ले चले गए? कर्नाटक तक ले चले गए। पूरा दक्कन पार्ट से जो कृष्णा फर्स्ट जब सक्सीडेड किए दंती दुर्ग को, तो ये अपना एम्पायर को क्या कर दिए कि इनलार्ज किए। क्या कर दिए? अपने एम्पायर को इनलार्ज किए। इसके बाद आया ध्रुव और गोविंद थर्ड। ध्रुव और गोविंद थर्ड। फिर इसके बाद क्या आया कि इसमें ध्रुव एंड गोविंद थर्ड। गोविंद थर्ड, तो ये भी एक इंपोर्टेंट रूलर था। ये सब भी क्या था? इंपोर्टेंट। एक फिर कृष्णा थर्ड आया। कृष्णा थर्ड। ये कृष्णा फर्स्ट है, ध्रुव गोविंद थर्ड था। अब ये थर्ड फोर्थ वन क्यों लिखते हैं? क्योंकि एक हिस्ट्री लिख रहे हैं। हिस्ट्री में 2-3 बार एक ही नाम रिपीट होता है। जैसे घर में ही देखते हैं, क्लास में ही देखते हैं कि एक बच्चे का 4 नेम है, तो जब 4 नेम है तो क्या करते हैं कि ABC से हम डिनोट करते हैं। तो वैसे ही अलग अलग नेम का हिस्ट्री में आ रहा है, इसलिए हम फर्स्ट सेकेंड और थर्ड के नाम से इसको क्या करते हैं? इसको हिस्टोरियन डिनोट करते हैं। तो ये क्या हुए कि जो कृष्णा थर्ड थे, डिफीटेड चोला रूलर। तो जो चोल हिंदी में पढ़ते हैं, तो ये चोला रूलर थे, इसको क्या कर दिया? कृष्णा थर्ड ने डिफीट किया, और पूरा रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में है, तो इन्होंने क्या कर दिया? रामेश्वरम तक अपना कब्जा कर लिया। और इस तरह से क्या हुआ कि राष्ट्रकूट जो बहुत सारे टेम्पल बनवाए विक्ट्री में, कि जीतने के बाद हम जीत गए हैं तो क्या करें? खुशी में मंदिर बना देते थे, पिलर बना देते थे। तो इस तरह से क्या हुआ था कि इस तरह से जो 1973 में राष्ट्रकूटाज थे, उसको क्या कर दिया गया? उसको समाप्त कर दिया गया।
अब चालुक्य डायनेस्टी, साउथ में एक और डायनेस्टी आता है जिसका नाम है चालुक्य डायनेस्टी। इसका जो टैला या तो टैल्पा बोलते हैं, तो इसके द्वारा क्या किया गया, इसके द्वारा राष्ट्रकूट को समाप्त कर दिया गया। इसी में एक पॉइंट बनता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल क्या है। तो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल की बात करते हैं, ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल की बात करते हैं। कहता है कि नॉर्दर्न प्लेन में एक जगह था कन्नौज, नॉर्दर्न प्लेन में एक जगह था कन्नौज। इस कन्नौज पे अधिकार करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए राष्ट्रकूट, दंती जो पाल डायनेस्टी था, राष्ट्रकूट था, और जो प्रतिहार डायनेस्टी था, ये तीनों में कन्फ्लिक्ट होता था। इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, और ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों में अक्सर क्या होता था, कन्फ्लिक्ट होता था टू कंट्रोल ओवर कन्नौज, सो इट इज कॉल्ड ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। तो ये तीन पार्टी थे, प्रतिहार डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी और राष्ट्रकूट, ये तीनों मिलकर कंट्रोल करना चाहते थे किस पे, कन्नौज पे। तो इस तरह से क्या था, कन्नौज को कंट्रोल करने के चक्कर में जो कन्फ्लिक्ट होते रहता था इस तीनों ग्रुप में, इसको बोलते थे क्या, इसको बोलते थे ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। तो आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा, और जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे वो राजपूत के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि राजपूत थोड़ा बांटे कर देते हैं क्लियर। अब राजपूत क्या थे, क्षत्रिय, क्षत्रिय की बात समझते हैं कि क्षत्रिय अपने आप को राजपूत कहते थे। तो जो क्लान्स होते हैं, क्लान मतलब होता है वंश, क्या होता है, वंश, कुल, एक ही खानदान, खानदान बोलते हैं। तो जो क्लान होते थे, तो राजपूत जनरली क्या था कि राजपूत जनरली वो अपने ब्रेवरी के लिए, क्षत्रिय, इसको क्षत्रिय ही बोलते थे, क्षत्रिय ये कहा। तो क्लान का मतलब हो गया क्षत्रिय। तो क्षत्रिय का जो रूलर्स थे यानी कि राजा बन गए थे, तो क्लान का मतलब राजा का बेटा राजा बनता था। तो ऐसे ही थे राजपूत जनरली अपने बहादुर, ब्रेवरी के लिए जाने जाते थे। राजपूत से किस लिए जानते थे, तो राजपूत जो है ब्रेवरी, ऑनर के लिए जाने जाते थे। तो जो नॉर्थ इंडिया में था बहुत सारे राजपूत उभर के सामने आए थे, जैसे कि उसमें से नाम आता है गढ़वाल, नाम आता है चौहान, जैसे सिसोदिया राजपूत, राणा प्रताप बड़ा जो राजपूत था उसको लोग बोलते हैं सिसोदिया राजपूत। जैसे आता है गढ़वाल ऑफ कन्नौज, गढ़वाल ऑफ कन्नौज। तो जो कन्नौज राजपूत थे उसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे गढ़वाल्स कहा जाता था, गढ़वाल्स कहा जाता था। इसे बोलते थे चंदेल। तो ये चंदेल्स कहाँ बोलते थे, तो खजुराहो, चंदेल्स ऑफ खजुराहो, खजुराहो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद आता है परमार्स ऑफ मालवा। तो जो मालवा रीजन है वहां के राजपूत को परमार्स बोलते थे, परमार्स ऑफ मालवा। उसके बाद है कालाचुरीज ऑफ त्रिपुरी, उसके बाद नाम आता है चालुक्य ऑफ गुजरात, चालुक्य ऑफ गुजरात। उसके बाद आता है तोमर्स ऑफ दिल्ली, तोमर्स ऑफ दिल्ली, जिसे पान सिंह तोमर बोलते हैं। तो चौहान, जिसको चावानस भी कहा जाता है, चौहान, और इसे बोलते हैं चावानस। तो ये सब इस तरह से बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे राजपूत का जो अलग अलग क्लान से, क्लान का मतलब होता है कुल, वंश, इसको लोग बोलते हैं खानदान ही कहते हैं।
तो ये अलग अलग खानदान से बिलोंग करते थे, अलग अलग क्लैन से जो है क्लान से बिलोंग करते थे। लेकिन इस चैप्टर्स में जो डिस्कस करना है हमको वो चहमानस के बारे में और चाहमान के बारे में डिस्कस करना है। चाहमान और चाहमान की बात करते हैं तो इस डायनेस्टी का जो मेन था फाउंडर वो गोकतुक थे 11वीं सेंचुरी में। ये गोकतुक जो थे वो फाउंडर थे किसका, चाहमानस और चौहान डायनेस्टी का। लेकिन इसमें एक नाम आता है पृथ्वीराज थर्ड। तो ये जो चौहान मेनली कहाँ रूल करते थे, तो दिल्ली और अजमेर वाले पार्ट्स पे। तो गोकतुक के द्वारा ये फाउंड किया गया था और ये अजमेर और जो दिल्ली था, अजमेर और दिल्ली वाले पार्ट्स पे रूल ओवर करते थे, ये शासन करते थे। तो ये इसमें एक फेमस रूलर जो थे वो थे पृथ्वीराज थर्ड। इसको हम लोग इंडियन हिस्ट्री में पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। इन्होंने जो थे कि एक अच्छे तरीके से वेल डेवलप्ड ये क्या करते थे, रूल करते थे। ये लगभग 1168 से 1192 तक यहाँ पे रूल किए थे। इसके रूल्स के बारे में, इसका जो कोर्ट पोएट थे चंदबरदाई, इस चौहान डायनेस्टी के बारे में, चाहमानस के बारे में, पृथ्वीराज चौहान मतलब पृथ्वीराज थर्ड के बारे में जो पूरा डिस्क्राइब किए हैं, ये कोर्ट पोएट थे। किसका कोर्ट पोएट थे, तो पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट पोएट। एक कीर्तिमान लिखे थे, एक बुक लिखे थे जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। ये पृथ्वीराज रासो जो नाम था, पृथ्वीराज रासो में क्या क्या इन्होंने पूरा डिस्कशन किया है। किसके बाद, चंदबरदाई जो फेमस बुक था पृथ्वीराज रासो, एक साथ होगा ये कि पृथ्वीराज रासो। ये फेमस बुक जो था ये किसके द्वारा लिखा गया था, जो फेमस बुक था कोर्ट पोएट के द्वारा लिखा गया था, चंदबरदाई। ये चंदबरदाई जो कोर्ट पोएट थे वो किसके कोर्ट पोएट थे, पृथ्वीराज थर्ड का कोर्ट पोएट थे। इन्होंने कहता है कि बैटल ऑफ, इसी के टाइम में मोहम्मद गौरी जो मोहम्मद गौरी थे वो अटैक किए थे। कब अटैक किए थे, तो ये अटैक किए थे मोहम्मद गौरी जो अटैक किए थे फर्स्ट टाइम 1191 में इंडिया पे अटैक किए थे। तो उस टाइम पृथ्वीराज चौहान, इसको लोग बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तो ये जो 1191 में हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, किसके बीच में हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें से मोहम्मद गौरी डिफीट हुआ था। यानी कि पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन इन 1191। 1191 एडी में जो पहला बैटल ऑफ तराइन हुआ था, मोहम्मद गौरी ने अटैक किया था, जिसमें से वो हार गया था। किसके द्वारा हारा था, तो जीतने वाले थे पृथ्वीराज चौहान। लेकिन कुछ लोगों के धोखेबाज बोल सकते हैं, धोखा देने के कारण दगाबाजी कर गया और इसके कारण जस्ट नेक्स्ट ईयर, जिसको लोग बोलते हैं सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में। तो 1192 में फिर से हुआ, तराइन में बैटल हुआ, जिसको सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के नाम से भी जानते हैं। तो इस बैटल में क्या हुआ, किस बैटल में ये हार गए। अब बताओ कि 1 साल पहले जो आदमी जीत गया वो दूसरे साल कैसे हार गया। कुछ लोग थे जो गद्दारी कर गए देश के साथ में, उसके साथ मिल गए और यहाँ से शुरू होता है मुस्लिम एम्पायर। यहीं से स्टार्ट हो जाता है इंडिया में मुस्लिम एम्पायर और यहीं से हिंदू का शासन खत्म हो जाता है। ओके, तो आज का टॉपिक जो था क्लियर हो चुका है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इन्वेशन ऑफ मोहम्मद गजनवी
एंड मोहम्मद गौरी। ओके, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। ओके, थैंक यू।